नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर, छत्तीसगढ़। मैं एमए पॉलिटिकल साइंस के 4th सेमेस्टर का जो कोर्स टाइटल है डेवलपमेंट प्रोसेस एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, उसका यूनिट 4 का जो टॉपिक है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, उस पर हम चर्चा करेंगे। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग अर्थात विकेंद्रीकरण योजना। विकेंद्रीकरण योजना को जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ होता है। तो अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो विकेंद्रीकरण का अर्थ है शासन सत्ता का स्थानीय स्तरों पर विभाजन। स्थानीय स्तर यानी जब देखिए विकेंद्रीकरण और इसका अपोजिट होता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण यानी जब शासन सत्ता और शक्ति जब किसी एक संस्था या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होगी, उसे हम केंद्रीकरण व्यवस्था कहेंगे। और विकेंद्रीकरण यानी जब शासन सत्ता का बंटवारा हो जाता है तो उसे हम विकेंद्रीकरण व्यवस्था कहते हैं। यहाँ देखिए मैंने सरल शब्दों में बताया कि शासन सत्ता का स्थानीय स्तरों पर विभाजन ही विकेंद्रीकरण होता है। इससे क्या लाभ होता है कि विकेंद्रीकरण से सर्वसाधारण के हितों और आवश्यकताओं के अनुरूप शासन संचालन में उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो पाती है। दूसरे शब्दों में हम जाने तो आम जनता तक शासन सत्ता की पहुंच को सुलभ बनाना ही विकेंद्रीकरण है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सारा कार्य एक केंद्र से संचालित न होकर अलग अलग स्तरों से संचालित होता है। देखिए यहाँ स्पष्ट शब्दों में विकेंद्रीकरण को समझाया जा रहा है कि विकेंद्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सारा कार्य एक केंद्र से संचालित न होकर अलग अलग स्तरों से संचालित होता है। उन कार्यों से संबंधित जो निर्णय होते हैं उसे भी अलग अलग स्तरों पर लिया जाता है तथा उससे जुड़ी समस्याओं का समाधान भी उसी स्तर पर होता है। जैसे त्रिस्तरीय पंचायतों में निर्णय लेने की प्रक्रिया ग्राम पंचायत स्तर पर, क्षेत्र पंचायत स्तर एवं जिला पंचायत स्तर से संचालित होती है। विकेंद्रीकरण को हम और अच्छे से जान पाएंगे। विकेंद्रीकरण को हम निम्न 3 रूपों में समझ सकते हैं। पहला यह कि विकेंद्रीकरण वह व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्तरों पर सत्ता, अधिकार एवं शक्तियों का वितरण होता है, अर्थात केंद्र से लेकर गांव की इकाई तक सत्ता, शक्ति व संसाधनों का बंटवारा ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। आप इसको समझ पाए? देखिए ध्यान से सुनिएगा कि विकेंद्रीकरण वह व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्तरों पर सत्ता, अधिकार एवं शक्तियों का वितरण होता है और केंद्र से लेकर गांव की इकाई तक सत्ता, शक्ति व संसाधनों का बंटवारा होता है। ऐसी स्थिति को ही हम विकेंद्रीकरण कहेंगे। द्वितीय, इसका अर्थ है विकास हेतु नियोजन, क्रियान्वयन एवं कार्यक्रम की निगरानी में स्थानीय लोगों की विभिन्न स्तरों में भागीदारी की सुनिश्चितता। स्थानीय इकाइयों व समुदायों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार व संसाधनों से युक्त करना ही वास्तविक विकेंद्रीकरण का मूल उद्देश्य है। तीसरा है, इसमें सत्ता जनता के हाथ में होती है और सरकार लोगों के विकास के लिए कार्य करती है। इस प्रकार हम इन तीन बिंदुओं के द्वारा विकेंद्रीकरण के अर्थ को स्पष्ट करेंगे। विकेंद्रीकरण के को और अधिक समझने के लिए हम जो विभिन्न विद्वानों द्वारा विकेंद्रीकरण की जो परिभाषा दी गई है उस पे प्रकाश डालते हैं। डॉक्टर सुभाष कश्यप
व विश्व प्रकाश गुप्त के मत में विकेंद्रीकरण अधिकारों और शक्तियों का केंद्रीय सत्ता की ओर से प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन संस्थाओं के बीच विभाजन है। यानी जब शक्तियां और जो शासन सत्ता है वह सिर्फ केंद्र के पास न होकर वह 3 स्तरों में विभाजित होती है तो उसे ही हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। देखिए बलवंत राय मेहता समिति ने विकेंद्रीकरण को परिभाषित करते हुए कहा है कि विकेंद्रीकरण सरकार की वह प्रक्रिया है जिसमें वह निश्चित रूप से कार्य और उत्तरदायित्व किसी सत्ता प्राधिकार को उसके क्षेत्राधिकार में देती है। यह कार्यों का दिशा निर्देश, पर्यवेक्षण, निरीक्षण और उच्च नियोजन है। इसी तरह से आचार्य राममूर्ति समिति जो कि शिक्षा से संबंधित थी और शिक्षा को लेकर के इसका गठन हुआ था, तो इसने विकेंद्रीकरण को परिभाषित किस तरह से किया, तो इनके अनुसार विकेंद्रीकरण का मतलब केवल विभिन्न सोपानों पर संगठन की संरचनाएं बनाना नहीं है। यह वस्तुतः संरचनात्मक व्यवस्था क्रम में केंद्र से राज्यों को, फिर राज्यों से जिलों को और इसी तरह गांव तक अधिकारों, प्रकारों और संसाधनों को सौंपना है। यानी जब हमारी शासन सत्ता या जो अभी अधिकार हैं, जो संसाधन हैं, जो शक्ति है, वह केंद्र से किसको सौंपी जाती है? राज्यों को, और फिर राज्यों से जिलों को, और फिर जिलों से गांव तक। जब इन पावर का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब शक्ति का बंटवारा होता है, संसाधनों का बंटवारा होता है, तो इसे ही हम विकेंद्रीकरण कहेंगे। जी.एल. गौड़ का क्या कहना है? तो जी.एल. गौड़ कहते हैं कि प्रशासन के विकेंद्रीकरण का तात्पर्य निर्णय लेने एवं क्रियान्वयन करने की शक्ति एवं अधिकार का विस्तार होना होता है। हाँ, डिसीजन मेकिंग मतलब जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है और जो पावर है, जो अथॉरिटी है, उसका जो विस्तार होता है, उसे ही जी.एल. गौड़ ने विकेंद्रीकरण कहा है। अब जब हम विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं तो हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। तो बिना विकेंद्रीकरण के हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। तो लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता स्वयं शासन में सक्रिय भाग लेती है, अर्थात शासन सत्ता का स्रोत इसमें अंतिम रूप से जनता होती है। विकेंद्रीकरण का जो विस्तार है वह लोकतांत्रिक सिद्धांतों में ही निहित है, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण खासकर स्थानीय स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकार के साथ जोड़ता है। जब भी हम विकेंद्रीकरण की बात करेंगे तो यह मुख्य रूप से एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था की, लोकतंत्र की नींव रखने में विकेंद्रीकरण का बहुत ज़्यादा योगदान है। और यहाँ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है वह जो जनता है उसकी जो भागीदारी है शासन में, प्रशासन में, उसको सुनिश्चित करता है। यह लोगों की सहभागिता विकास प्रक्रिया में निश्चित करता है। इस तरह से स्पष्ट है कि जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है वह शासन में लोगों को सक्रिय साझेदारी के साथ शासन के निम्न स्तर जैसे स्थानीय संस्थाओं, लघु प्राधिकरणों में पहल करना, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता, अपने साधनों के अनुसार विकास योजनाएं बनाना एवं उसे कार्यान्वित करने की व्यवस्था होती है। इस तरह से स्थानीय लोग स्थान विशेष की समस्याओं से भली भांति परिचित होते हैं और वे उनके समाधान में रुचि एवं लगन का परिचय देते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्थानीय जनता के स्थानीय हितों
की अभिरुचि को जागृत करता है और स्थानीय पहल में की कदमों को भी उभारता है। आज के वर्तमान समय में अगर हम विकेंद्रीकरण को देखें तो विकेंद्रीकरण के को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। पहला है डिकंसंट्रेशन। तो जो डिकंसंट्रेशन है, तो इस तरह के विकेंद्रीकरण के अंदर जो कुछ कार्यभार, प्रशासनिक जिम्मेदारियां केंद्रीय कार्यालयों से क्षेत्रीय कार्यालयों को दे दी जाती हैं, परंतु यह ध्यान रखने योग्य है कि इसमें केवल कुछ कार्यभार और प्रशासनिक जिम्मेदारियां केंद्रीय कार्यालयों से क्षेत्रीय कार्यालयों को दी जाती हैं, परंतु इसमें क्षेत्रीय कार्यालय निर्णय लेने के लिए आजाद नहीं होते हैं। इसलिए इसे हम भौगोलिक और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण भी कहते हैं। इस तरह के निर्णय लेने की शक्ति केंद्रीय जैसे डिकंसंट्रेशन की जो व्यवस्था होती है, इसमें निर्णय लेने की शक्ति केंद्रीय सत्ता के पास ही रहती है। अगला हम देखेंगे डेलीगेशन, प्रत्यायोजन। तो प्रत्यायोजन के अंदर केंद्रीय सत्ता प्राधिकार स्थानीय सत्ता प्राधिकार को कुछ निर्णय लेने की शक्तियां और अधिकार देता है। इसमें उच्च स्तरीय सत्ता निम्न स्तरीय सत्ता को विशेष समय सीमा और क्षेत्र में सत्ता को सौंपती है। इस प्रकरण में निम्न स्तरीय योजना इकाई अपने अनुसार अधिकारों का प्रयोग नहीं करती है, बल्कि उच्च स्तरीय द्वारा अनुदित सत्ता का ही प्रयोग करती है। यानी इस तरह के भी जो प्रत्यायोजन की जो व्यवस्था होती है, उसमें भी जो निम्न स्तरीय संस्थाएं जो होती हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होती हैं। अगला है डिवोल्यूशन यानी हस्तांतरण। इसमें देखिए विकेंद्रीकरण का सबसे वांछनीय रूप है ये, और यह स्थानीय सत्ता को आजादी के साथ निर्णय लेने का अधिकार देता है। इसके अंदर बिना किसी केंद्रीय सत्ता के संदर्भ में पूरा उत्तरदायित्व स्थानीय सत्ता को प्राप्त होता है, और शक्तियों के हस्तांतरण के अंदर वित्तीय शक्तियां और अन्य प्रोजेक्ट और कार्यक्रमों को तैयार करने का अधिकार भी स्थानीय सरकार को होता है। इसमें जो स्थानीय स्तर पर सरकार स्वायत्तता के तौर पर काम करती है और केंद्र को केवल निरीक्षण की भूमिका होती है। यानी इसमें जो स्थानीय स्तर की सरकार होती है वह स्वतंत्र रूप में कार्य करती है और केंद्र सरकार उन कार्यों का केवल निरीक्षण करता है। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। निजीकरण भी विकेंद्रीकरण का एक नया रूप है, और इसमें सरकार कुछ सार्वजनिक कार्यों व उत्तरदायित्वों को निजी संगठन या गैर सरकारी संगठन या स्वैच्छिक संगठन को सौंप देती है। और वे इसमें जो स्वैच्छिक संगठन, औद्योगिक संगठन, व्यावसायिक संगठन समूह हो सकते हैं जिनको ये अधिकार सौंपे जाते हैं। इस तरह इसमें पूरी तरह से सार्वजनिक कार्यों का उत्तरदायित्व व निजी नियंत्रण इन संस्थाओं को सौंप दिए जाते हैं। इस तरह के विकेंद्रीकरण को हम निजीकरण कहते हैं। देखिए विकेंद्रीकरण को हम अगर भारत में देखें तो इसको सबसे अच्छे रूप में हम पंचायती राज व्यवस्था में देख सकते हैं। विकेंद्रीकरण को स्थापित करने में पंचायतों की अहम भूमिका होती है। इससे बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ग्राम स्तर पर जो स्थानीय शासन होता है उसमें जो शक्तियों का बंटवारा होता है वह पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा ही संभव हो पाया है। तो स्थानीय स्तर पर स्वशासन के स्वप्न को साकार करने का माध्यम पंचायतें ही हैं। चूंकि पंचायतें स्थानीय लोगों के द्वारा गठित होती हैं और इन्हें
और इन्हें संवैधानिक मान्यता भी प्राप्त है। अतः ये स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने का एक अचूक तरीका है और ये संवैधानिक संस्थाएं ही आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाएं ग्राम सभा के साथ मिलकर बनाती हैं और इन्हें लागू करती हैं। गांव के लिए कौन सी योजना बननी है, कैसे उसका क्रियान्वयन होना है, क्रियान्वयन के दौरान कौन उसकी निगरानी करेगा, ये सभी कार्य पंचायतें गांव के लोगों के द्वारा यानी ग्राम सभा के सदस्यों की इसमें सक्रिय भागीदारी होती है और इसमें निर्णय के स्तर पर सामान्य जन समुदाय की भी भागीदारी होती है। आप देखें कि गांव में जो पंचायतें होती हैं उसमें जो गांव के जो पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो गांव की समस्याओं से भली भांति परिचित होते हैं और गांव में किस तरह की योजना का कार्यान्वयन होना है, कितने स्तर तक होना है, वह योजना कहाँ तक सफल होगी, ये उस स्तर से जुड़े हुए लोग ही अच्छी तरह से बता पाएंगे। तो इस तरह से पंचायतों के द्वारा जो विकेंद्रीकरण है वह संभव हो पाता है। अब आप इस चार्ट के द्वारा अच्छे से विकेंद्रीकरण व्यवस्था को समझ सकते हैं। इसमें देखिए ऊपर में है संघ शासन और संघ शासन के बाद जो शक्तियों का बंटवारा होता है वो राज्य शासन के पास होता है। राज्य शासन के बाद जो अगला स्तर है वह जिला शासन। जिला शासन के बाद हम पंचायत समिति में आते हैं और फिर पंचायत समिति के बाद जो सबसे निचला स्तर है वह ग्राम पंचायतों का होता है। इस तरह से विकेंद्रीकरण में शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों के बंटवारे को या सत्ता के बंटवारे को हम देख सकते हैं और उसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम बात करें कि विकेंद्रीकरण की आवश्यकता क्यों है, विकेंद्रीकरण क्या लाभ है, क्या विकेंद्रीकरण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस मुद्दे पे हम बात कर लेते हैं। तो विकेंद्रीकरण की आवश्यकता देखिए, यह केंद्रीकरण की दो प्रमुख कमियों नियंत्रण की दूरस्थता और केंद्र में अत्यधिक कार्य बोझ को दूर करता है। ये विकेंद्रीकरण की आवश्यकता के लिए, उसके महत्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरी बात यह कि यह प्रजातंत्र के अनुकूल है, त्वरित कार्यवाही, विकेंद्रीकरण में त्वरित कार्यवाही भी संभव है और दूसरा स्थानीय क्षेत्र का विकास होता है। सही बात है, जब स्थानीय लोग शासन सत्ता में भाग लेते हैं उसमें वे खुद ही उसको अपनी समस्याओं को समझते हैं, उससे संबंधित नियमों को बनाते हैं तो उनका तो वो कहीं अधिक सक्रिय रूप से प्रशासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और इस तरह से स्थानीय क्षेत्र का विकास होता है। अगला है अधीनस्थों में पहलपन की भावना का विकास। नेक्स्ट है उच्च स्तर या मुख्यालय पर कार्यबोझ कम होना। तो जब शक्तियाँ कई स्तरों में विभाजित होंगी, कार्य कई स्तरों में विभाजित होंगे, अधिकारों का बंटवारा होगा तो यह निश्चय है कि उच्च स्तर या मुख्यालय पर कार्यबोझ कम होगा। इससे वे अधिक महत्वपूर्ण अन्य कार्य जैसे नीति निर्माण या प्रमुख समस्याओं पर विचार आदि में ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट है अनेक कार्यों पर जन नियंत्रण स्थापित। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नीतियों का स्थानीय दशाओं के साथ सामंजस्य बनाने का अवसर। तो कई बार जो राष्ट्रीय नीतियां होती हैं उनका सामंजस्य लोकल लेवल पे, स्थानीय स्तर पे नहीं बन पाता है। तो जब विकेंद्रीकरण की व्यवस्था होगी तो उसमें स्थानीय स्तर की जो समस्याएं होंगी उस पर भी ध्यान दिया जाएगा और जो राष्ट्रीय नीतियां बनेंगी उसका उसके साथ सामंजस्य स्थापित होगा। यह लचीला प्रशासन
संभव। विकेंद्रीकरण की व्यवस्था में, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दशा में लचीला प्रशासन संभव है या प्रशासन बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होगा। नेक्स्ट है विलंब और लाल फीताशाही को दूर कर प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि करता है। ये लाल फीताशाही क्या है, ये आपको जान लेना है कि लाल फीताशाही प्रशासन में अनावश्यक रूप से कार्यों में हो रही देरी को कहते हैं। जब कार्यों में अनावश्यक रूप से विलंब होता है तो उसे हम लाल फीताशाही कहते हैं। तो जब कार्यों का बंटवारा होगा, अधिकारों का बंटवारा होगा, शक्ति और सत्ता का बंटवारा होगा, तो कहीं ना कहीं ये लाल फीताशाही भी कम होगी और इससे प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है निर्णय निर्माण और क्रियान्वयन में विभिन्न इकाइयों की सहभागिता के प्रयोग को संभव करता है। तो डिसीजन मेकिंग और जो निर्णय निर्माण की क्षमता है वह स्थानीय स्तर पर भी बढ़ेगी। विकेंद्रीकरण की व्यवस्था से ही यह संभव है। नेक्स्ट है प्रत्येक स्तर पर कागजी कार्यवाही को कम करके संप्रेषण के भार को कम करता है। नेक्स्ट है संगठन के विकास और विस्तार में सहायक है। और अगला है अधीनस्थों में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना में वृद्धि होती है। विकेंद्रीकरण के दोष। देखिए, किसी भी तथ्य के दो पहलू होते हैं, एक उसका पक्ष होता है और दूसरा उसका विपक्ष होता है। तो जहाँ विकेंद्रीकरण से हमने इतने सारे लाभों को देखा कि विकेंद्रीकरण कितना आवश्यक है, उसके महत्व को समझा, वहीं दूसरी ओर इस विकेंद्रीकरण से कुछ खामियां भी हैं, जैसे प्रशासनिक एकरूपता इससे भंग हो जाती है। दूसरा, आपातकालीन परिस्थिति में यह अनुपयुक्त होता है, क्योंकि आपातकालीन परिस्थिति में त्वरित निर्णय की आवश्यकता होती है, तुरंत निर्णय की आवश्यकता होती है। और जब शक्तियों का विभाजन होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ऐसे समय में त्वरित निर्णय लेना संभव नहीं हो पाता है। तीसरा कि यह अपव्ययी है, अर्थात इसमें खर्च ज़्यादा पड़ता है। भ्रष्टाचार का बढ़ना, कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त, प्रशासनिक वर्ग में भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों की संख्या बढ़ जाती है। अगला है नियंत्रण का कमजोर होना। ये बात भी सही है, कहीं ना कहीं जब पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, तो उसमें जो नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, वो वीक पड़ जाता है, वह कमजोर पड़ जाता है। अगला है स्थानीय राजनीति का दुष्प्रभाव। स्थानीय राजनीति का भी दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। गांव में जो लोग होते हैं वो बहकावे में आ जाते हैं और वो अपने मत का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय हित की उपेक्षा। कहीं ना कहीं इसमें जो स्थानीय स्तर की सरकारें होती हैं वो केंद्र स्तर की जो योजनाएं होती हैं उसको सही तरह से नहीं परख पाती हैं और राष्ट्रीय हित की उपेक्षा करती हैं। अब अगर हम मूल्यांकन करें कि क्या कौन सी व्यवस्था ज़्यादा सही है, केंद्रीकरण की या विकेंद्रीकरण की, तो यह कहना बहुत कठिन है, क्योंकि समय, परिस्थिति और कार्य की प्रकृति के आधार पर ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि किस विशेष संगठन को केंद्रीकृत किया जाए और कहाँ विकेंद्रीकरण को लाया जाए। विलोबी ने भी लिखा है कि संघीय सरकार की सेवाओं द्वारा इन दोनों में से कौन सी पद्धति प्रयुक्त की जानी चाहिए, इस बारे में कोई सामान्य मत नहीं दिया जा सकता, कि सब कुछ किए जाने वाले कार्य की प्रकृति और अन्य विशेष प्रणालियों पर निर्भर करेगा। अगर वास्तव में हम यह देखें कि कौन सी पद्धति सही होगी,
तो वर्तमान समय में तो यह तर्क सही है कि कोई भी राष्ट्र शासन के शक्तिशाली केंद्रीकरण के बिना नहीं जी सकता है और ना ही उन्नति कर सकता है। अतः इन विशेष कारणों से केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का प्रसार हो रहा है। लेकिन जो अगर हम प्रजातांत्रिक शासन की बात करें तो प्रजातंत्रात्मक आधार के विस्तार के लिए यह मांग भी जोर पकड़ रही है कि शासन में सामान्य जनता को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर मिले और इस मांग की पूर्ति विकेंद्रीकरण के द्वारा ही संभव है और भारत को प्रशासन की विकेंद्रित पद्धति के आधार पर संगठित करने के प्रभावशाली प्रयास चल रहे हैं। इसे ही आदर्श संघात्मक व्यवस्था कहा जा सकता है। चूंकि संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है और चूंकि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा जो विकेंद्रीकरण का जो स्वरूप अपनाया गया है, जिसमें केंद्र स्तर, राज्य स्तर और ग्राम स्तर पे जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, वह वास्तव में भारत के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की मांग है। इस तरह से हमने इस टॉपिक में डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को अच्छी तरह से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। आप मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।